नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अपने इस इकोनॉमी के लेक्चर की जो श्रृंखला चल रही है उसको आज हम लोग जो है आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है पंचवर्षीय योजना पे चर्चा कर रहे हैं। तो इसके पहले वाले जो भी वीडियो हैं उसमें हम लोग जो है प्रथम द्वितीय यानी कि तीन पंचवर्षीय योजना के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग मुख्य रूप से चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले थोड़ा सा जो है हम इसके पहले का जो लेक्चर है या जो भी चीज़ें हैं उसको थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं। और मित्रों, आप लोग हमारे इस चैनल पे बने रहिए और आप ये समझिए कि समान अध्ययन के जितने भी सब्जेक्ट हैं वो आपको पूरी तरीके से इसी चैनल पे आपको एकदम हुबहू तरीके से सारी चीज़ें एकदम सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई जाएंगी। इसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहिए। और आपको हम बता दें कि ये जो है ये जो आपका इंडियन ज्योग्राफी का ये जो कोर्स है ये पूरी तरीके से अभी आप देखेंगे तो आगे चल कर के जो है ये आपके YouTube चैनल पे पूरी तरीके से फ्री होगा और फ्री ऑफ कास्ट होगा, जो बेहतर क्वालिटी और बेहतर क्वांटिटी के साथ होगा। तो अभी जो है हम लोग खास करके पेट के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे जो है मुख्य रूप से चतुर्थ पंचवर्षीय योजना यानी चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में। लेकिन अगर हम लोग देखें तो चौथी पंचवर्षीय योजना के पहले हम लोग तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़े हैं। और आपको हम बताएं हैं मित्रों कि ये जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है ये रियल में आपको हम बताए हैं कि ये सबसे असफल योजना थी। और उस असफलता का जो सबसे बड़ा राज था उसके बारे में आपको हम पहले ही बता के आए हैं कि ये जो हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना है ये रियल में असफल क्यों हुई। तो इसके पीछे हमको तीन कारण देखने को मिलते हैं। एक तो 1962 में भारत का जो है 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ। और अगर हम लोग और देखें तो 1965 ईस्वी में भारत का पाकिस्तान से युद्ध हुआ। और अगर हम लोग देखें तो 1966 ईस्वी में भारत का जो है यानी कि भारत में जो है भयंकर सूखा पड़ गया। तो इन तीन समस्याओं की वजह से ये जो हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना है ये पूरी तरीके से एक फलाह योजना के रूप में हमारे सामने जो है आई। तो अगर हम लोग देखें तो कभी आपसे पूछे कि बताओ भाई सबसे सफल पंचवर्षीय योजना कौन थी, तो उत्तर देना है प्रथम पंचवर्षीय योजना। लेकिन सबसे असफल पंचवर्षीय योजना कौन थी, तो वो उत्तर देना है तृतीय पंचवर्षीय योजना। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में आपको हम बताए थे कि ये जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है ये रियल में अगर हम लोग देखें तो इसी तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अगर हम लोग देखें तो यूटीआई का गठन किया गया। इसके अलावा इसी में अगर हम लोग देखें तो आईडीबीआई का गठन किया गया था। इसी में आपको हम बता दें कि जो है कृषि लागत मूल्य का जो है निर्धारण किया गया, गठन किया गया। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें की गई थी। इसी के अंतर्गत जो है आपको हम बताए थे कि बोकारो लौह इस्पात संयंत्र लगाया गया। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें की गई। लेकिन फिर भी आपको हम बता दें कि ये जो तीसरी योजना थी ये आर्थिक रूप से सबसे असफल योजना थी। तो अगर हम लोग देखें तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद हम लोग पढ़ते हैं योजना अवकाश के बारे में। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, थोड़ा सा देख लीजिए। योजना अवकाश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो है ये जो योजना अवकाश है रियल में तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद ही हुआ। ये जो योजना अवकाश है अगर हम लोग देखें तो इसका जो समय है 1966 से लेकर के खास करके 1969 ईस्वी तक ये योजना अवकाश चला। इसका मतलब अगर इसमें हम ध्यान से देखें तो 1966 से लेकर के 67 अगर हम लोग देखें तो फिर 67 से लेकर के 68 और अगर हम लोग और देखें तो 68 से लेकर के 69 यानी कि कुल मिला के ये एक वर्ष ये और अगर हम लोग और देखें तो एक वर्ष ये यानी कि कुल मिला के अगर हम लोग देखें तो 3 वर्ष का जो था वो ये योजना
अवकाश था। इसका मतलब ये 3 वर्ष में कोई भी योजना नहीं लाई गई, यानी कि किसी भी प्रकार की योजना का क्रियान्वयन नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि इसके पहले वाली जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वो आर्थिक दृष्टि से अगर हम लोग देखें तो सबसे असफल योजना थी। तो इसीलिए अगर हम लोग देखें तो योजना अवकाश, अब बार बार तो यही क्वेश्चन आपसे डाउट बनता है कि बताओ योजना अवकाश जो था वो कब से लेकर के कब तक था, तो उत्तर देना है 1966 से लेकर के 1969 तक। और कितने वर्षों तक था, तो आप कहेंगे 3 वर्षों तक। और हम देख लेते हैं इसी में थोड़ा सा एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये जो योजना अवकाश है अगर हम लोग देखें इसी में तो खास करके 1900 अगर हम लोग देखें तो 1966 एडी में क्या हुआ अगर हम लोग देखें तो भारत में पहली बार अगर हम लोग देखें तो पहली बार जो है हरित क्रांति लाई गई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, हरित क्रांति लाई गई। तो कभी आपसे पूछ सकता है कि भारत में सर्वप्रथम हरित क्रांति कब आई थी, तो 1966 ईस्वी में भारत में पहली बार क्या हुआ कि हरित क्रांति लाई गई। और आगे चलिए, अगर हम लोग देखें तो इस हरित क्रांति के माध्यम से क्या किया गया कि अमेरिका से गेहूं की 3 प्रमुख प्रजातियों का आयात किया गया। यानी कि इस हरित क्रांति के अंतर्गत अगर हम लोग देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका से गेहूं की 3 प्रमुख प्रजातियों का आयात किया गया। और ये 3 प्रमुख प्रजातियां कौन कौन हैं? एक का नाम है लरमा, दूसरे का नाम है रोजा 64A और तीसरे का नाम है सोनारा 64। तो ये गेहूं की 3 प्रमुख प्रजातियों का आयात किया गया, इसको मंगाया गया। और मंगाने के बाद कहा जाता है कि इसके माध्यम से क्या हुआ कि अगर हम लोग देखें तो इसके माध्यम से भारत में हरित क्रांति लागू की गई। और ये जो हरित क्रांति ये कहाँ लागू की गई, तो आप कहेंगे जो भारत के हरियाणा प्लस पंजाब के क्षेत्र में, हरियाणा प्लस पंजाब के क्षेत्र में लागू की गई। और इसका सबसे ज़्यादा लाभ भी इसी को मिला। अगर हम लोग देखें तो भारत के हरियाणा और पंजाब के क्षेत्र में लागू हुई। और इसमें जो है अगर हम लोग देखें तो सर्वाधिक लाभ अगर हम लोग देखें तो गेहूं की फसल को हुआ था। तो ये सब आपको जानने लायक चीज़ है। सर्वाधिक लाभ किस फसल को हुआ, तो गेहूं की फसल को। क्यों? क्योंकि गेहूं के बीजों का आयात किया गया था, वो भी कहाँ से, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। और उस समय गेहूं की 3 प्रजातियों को लाया गया। एक का नाम है लरमा, दूसरे का नाम है रोजा 64 है और तीसरे का नाम है सोनारा 64। तो ये आप इसको जो है थोड़ा सा देख लीजिए, ये हो गया। अगर हम लोग देखें तो जो हरित क्रांति है, अगर हम लोग थोड़ा सा और इसमें 2 पॉइंट देख लें तो इस हरित क्रांति का अगर हम लोग देखें तो वैश्विक स्तर पर, वैसे आप हरित क्रांति जो है इसको आप डिटेल से चल करके अगर हम लोग देखें तो इसका इंडिविजुअल जो है एक चैप्टर ही है, तो उसी में हम लोग चर्चा करेंगे। और फिर भी इसमें थोड़ा सा अगर हम लोग देख लें तो और अच्छा रहेगा। अगर कभी पूछे कि बताओ वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति का अगर जनक पूछे तो उत्तर देना है नारमन ई बोरलांग, ये आपको उत्तर देना है। लेकिन कभी आपसे पूछे कि भारत में हरित क्रांति का जनक अगर पूछे
तो उत्तर देना है एम एस स्वामीनाथन, ये उत्तर देना है। अगर हम लोग देखें तो भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, तो एम.एस. स्वामीनाथन है। लेकिन अगर हम लोग देखें तो वैश्विक स्तर पर अगर हम लोग हरित क्रांति का जनक देखें तो वो हमारा हो जाएगा जो है आपका ये क्या बोलते हैं, नॉर्मन ई बोरलॉग। ये अमेरिका के अगर हम लोग देखें तो अमेरिका के जो है ये जो है अमेरिका के प्रमुख कृषि वैज्ञानिक थे नॉर्मन ई बोरलॉग, इसीलिए इनको जो है वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो ये हरित क्रांति को लेकर के कुछ जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे, इसको आप नोट डाउन करिए। और मित्रों आप लोग चैनल को लाइक और शेयर करते रहिए। चलिए।